गुड मॉर्निंग। आज हम सभी हिंदी के क्लास में हिंदी व्याकरण PA2 का चैप्टर 8 विशेषण पढ़ेंगे। सबसे पहले हम विशेषण यानी किसे कहते हैं? विशेषण जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। यानी वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं, उसे हम कहते हैं विशेषण। यानी विशेषण का अर्थ होता है विशेषता। इसको हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि विशेषण का अर्थ विशेषता होता है, क्योंकि यह विशेषता बताता है। जैसे देख सकते हैं आप सभी, सफेद गाय, सुंदर चित्र इत्यादि। सफेद गाय, यहाँ गाय क्या है? यहाँ गाय संज्ञा है, नाम है। और इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है इसका सफेद रंग। तो यह इसका सफेद रंग इसकी विशेषता है, तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। फिर कह रहा है सुंदर चित्र। चित्र क्या है? आपका संज्ञा शब्द है। सुंदर क्या है? ये इसकी विशेषता है, यानी चित्र सुंदर है, यानी सुंदरता इसकी विशेषता है। तो यह सुंदर क्या हो गया? आपका विशेषण। यानी जो भी विशेषता होती है संज्ञा या सर्वनाम की, वो क्या हो जाता है? हमारा विशेषण शब्द। अब हम आते हैं विशेष्य पे। विशेषण फिर विशेष्य। विशेष वाक्य में जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों को हम विशेष्य कहते हैं। जैसे सफेद गाय, सुंदर चित्र आदि। कह रहा है इसमें जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, यानी जो विशेषण होता है, विशेषण बताया जाता है, जिनकी विशेषता बताई जाती है, उन संज्ञा सर्वनाम शब्दों को क्या कहते हैं? हम विशेष्य कहते हैं। यानी हमने पढ़ा था इनकी विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। और इन शब्दों को क्या कहते हैं? अब ये बता रहा है इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? इन शब्दों को हम विशेष्य कहते हैं। जैसे देखिए सफेद गाय, अभी तक हमने देखा था ऊपर उदाहरण में सफेद गाय, तो सफेद क्या था? हमारा विशेषण था। गाय हमारा संज्ञा शब्द था, तो ये संज्ञा शब्द क्या हुआ? हमारा विशेष्य हुआ। तो ये कह रहा है शब्द कि है वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जिन उन संज्ञा सर्वनाम शब्दों को हम विशेष्य कहते हैं। यानी ये संज्ञा शब्द हमारे क्या हो गए? ये संज्ञा शब्द हमारे विशेष्य हो गए। यानी इस प्रकार से हमने देखा कि जो विशेषता बताते हैं उसको हम विशेषण कहते हैं, और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे शब्द हमारे विशेष्य कहलाते हैं। अब हम विशेषण के प्रकार या भेद देखेंगे। विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, इसमें क्या कह रहा है? गुण। गुण आपके कुछ भी हो सकते, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की जो शब्द गुण बताते हैं उनको कहते हैं हम गुणवाचक विशेषण। गुण में आपकी अच्छाई और बुराई दोनों ही आ जाती है। गुण और दोष दोनों ही आ जाते हैं आपके गुण में। किसी का गुण अच्छा हो सकता है, किसी का बुरा हो सकता है, तो अच्छाई और बुराई इसमें दोनों ही आ जाएगा। इसको हम कहेंगे गुणवाचक विशेषण। जैसे देखिए काला, लाल, अच्छा। जैसे वह काला कपड़ा है, तो काला क्या हो गया? उस कपड़े का रंग हो गया, तो यह क्या हो गया? इसका गुण हो गया, गुणवाचक। लाल, यह घर लाल रंग का है, तो उस घर का रंग क्या है? लाल रंग, तो यह लाल क्या हुआ? उसका रंग बता रहा है। अच्छा, यह बालक बहुत अच्छा है, तो अच्छा क्या बता रहा है? उस बालक की विशेषता बता रहा है।
यानी इसके गुण को बता रहा है। तो ये सब क्या हो गया हमारे गुणवाचक विशेषण। यानी जहाँ भी जिन शब्दों से गुण और दोष का पता चलता है वहाँ हमारा हो जाता है गुणवाचक विशेषण। अब देखिए दूसरा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, जिन शब्दों से हमें संख्या या गिनती का बोध होता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित और दूसरा अनिश्चित। यानी जिसमें हमें जिन शब्दों से हमें संख्याओं का बोध होता है वो शब्द हमारे क्या कहलाएंगे संख्यावाचक विशेषण। लेकिन ये दो प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। जिन शब्दों से निश्चित संख्या का ज्ञान होता है, यानी मुझे हम लोग को पता रहता है कि यह इतनी संख्या है, तो वहाँ क्या हो जाएगा हमारा निश्चित संख्यावाचक। और जहाँ हमें अनिश्चित रहता है यानी संख्या का पता नहीं रहता है, संदेह रहता है, वहाँ क्या हो जाता है हमारा अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक होता है संख्या या गिनती, जिन शब्दों की संख्या या गिनती की जा सके। अगर हम यहाँ कहते हैं कि कुछ बच्चे वहाँ खेल रहे हैं तो बच्चों की गिनती की जा सकती है, लेकिन वहाँ खेल रहे उनकी गिनती नहीं की गई है, तो हमको पता नहीं कि कुछ क्या है हमारा अनिश्चित शब्द, यानी इससे हमें निश्चित नहीं है, यानी हमें यहाँ अज्ञानता का बोध हो रहा है, यहाँ हमें संदेह है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा अनिश्चित संख्यावाचक। क्योंकि उन बच्चों की संख्या की जाती है जो वहाँ बच्चे खेल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा संख्यावाचक अनिश्चित संख्यावाचक। यानी जहाँ भी हमें संख्या पता है कि इस चीज़ों की हम गिनती कर सकते हैं, लेकिन उनकी गिनती हमें नहीं मालूम है, संख्या नहीं मालूम है, नहीं ज्ञान है, तो वहाँ क्या हो जाएगा हमारा अनिश्चित संख्यावाचक। कुछ, कितना, थोड़ा, ये सब क्या है हमारे अनिश्चित संख्यावाचक के उदाहरण है। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण, जहाँ भी जिन शब्दों से नाप, तौल, मात्रा आदि का ज्ञान होता है उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए इसको भी दो भागों में बांटा गया है, निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक देखिए 10 किलो, 5 लीटर आदि ये सब क्या है निश्चित परिमाणवाचक के उदाहरण। 10 किलो दाल दे दो, जब हम किसी मान लीजिए दुकानदार के पास जाते कहते हैं 10 किलो दाल दे दो, यानी हमें उस वस्तु की संख्या का पता है और हमें जो भी वस्तु लेनी है वह मात्रा में, नाप तौल में ही आएगी, तो वो क्या हो जाएगा हमारा परिमाणवाचक। लेकिन कौन सा परिमाणवाचक? निश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि 10 ये संख्या का हमें ज्ञान है, तो यहाँ क्या हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक। अब कहा जाए हमें 5 लीटर तेल चाहिए, तो हमें लीटर ये क्या कर रहा है नाप तौल कर रहा है तेल, क्योंकि इसको हम लीटर में उसको नापते हैं, नाप तौल करके ही लेते हैं, नाप करके ही ले सकते हैं। और 5 क्या है हमारी गिनती है, तो यहाँ में नाप तौल और संख्या, उस नाप तौल की संख्या का भी ज्ञान हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा निश्चित परिमाणवाचक। अब देखते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक। जहाँ भी हमें शब्दों से उस नाप तौल का पता है कि इस वस्तु की नाप तौल की जा सकती है, और ये नहीं पता है कि कितना मात्रा में कितनी मात्रा है इसका नाप तौल जो है उसकी संख्या का नहीं ज्ञान है, तो वहाँ क्या हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। यानी हमें निश्चित नहीं है, ज्ञान नहीं है, संदेह है, तो वहाँ क्या हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। अब कुछ, तो अगर हम कहते हैं कि कुछ चीनी और मिलाओ, अगर हम दुकानदार के पास जाते हैं कहते हैं एक चीनी दे दो भैया, फिर कहते हैं कि कुछ चीनी और मिलाओ, कुछ चीनी, यानी उसकी मात्रा का तो हमें ज्ञान नहीं है कि हाँ कि कितनी चीनी मिलाओ, कुछ चीनी, क्योंकि उसको 1-2 कह के तो हम नहीं कहेंगे कि 1 चीनी और डाल दो, 2 चीनी और डाल दो भैया, तो कहेंगे कुछ चीनी और मिलाओ, तो यह कुछ क्या हो जाएगा हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक। अब कहेंगे थोड़ा शक्कर मुझे दे दो, मुझे थोड़ा शक्कर खाने के लिए दे दो, तो हमें यह तो ज्ञात नहीं है कि हम कितना शक्कर खाएंगे, हमें थोड़े में कितना चाहिए, 10 ग्राम 5 ग्राम कितना चाहिए, हम नाप के तो लेंगे नहीं खाने के लिए, तो हम क्या करेंगे थोड़ा सा मांगेंगे, थोड़ा सा ले लेंगे, तो वो थोड़ा क्या है हमारा शब्द, वह अनिश्चित परिमाणवाचक है, क्योंकि चीनी को 1-2 करके हम गिन भी नहीं सकते, यानी उसकी हम नाप तौल ही कर सकते हैं,
इसलिए क्या है, यह थोड़ा यह अनिश्चित परिमाणवाचक, यानी जहाँ भी हमें निश्चित नहीं रहता है, संदेह रहता है, वहाँ क्या होता है हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक। अब आता है हम संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण पे। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण वे शब्द जो संज्ञा शब्द की तरफ संकेत करते हैं, उन शब्दों को हम कहते हैं संकेतवाचक, या इसको हम सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, क्योंकि ये जो शब्द होते हैं ये सर्वनाम शब्द होते हैं जो संज्ञा शब्द की तरफ संकेत करते हैं। जैसे यह, ये, वह, यह मकान मेरा है, तो मकान क्या है, संज्ञा शब्द है, और यह क्या है हमारा सर्वनाम शब्द, तो इसको हम सर्वनामिक, सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जहाँ भी सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द की तरफ संकेत करता है तो वहाँ कौन सा विशेषण हो जाता है, वहाँ संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। इस प्रकार से विशेषण के 4 भेद है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। गुणवाचक, इससे व्यक्ति या वस्तु के गुण और दोष, अच्छाई या बुराई का पता चलता है, तो उसे हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से वस्तु की संख्या या गिनती का बोध होता है उसे हम कहते हैं संख्यावाचक। परिमाणवाचक, जिन शब्दों से वस्तु के नाम, तौल या मात्रा आदि के बारे में ज्ञात होता है उसे हम कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा शब्दों की तरह संकेत करते हैं उनको हम कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। इस प्रकार से विशेषण के आपके ये 4 भेद हैं। विशेषण की अवस्थाएं, अब हम सभी विशेषण की अवस्थाएं पढ़ेंगे। देखिए विशेषण की अवस्थाएं, गुणवाचक एवं परिमाणवाचक विशेषणों की तुलना के आधार पर 3 अवस्थाएं होती है, यानी जो गुणवाचक विशेषण होता है और जो परिमाणवाचक विशेषण होता है उसकी तुलना के आधार पे, यानी जब उनकी तुलना की जाती है तो उनके आधार पे 3 अवस्थाएं किसकी बनाई गई है, विशेषण की 3 अवस्थाएं बनाई गई हैं। देखिए पहली अवस्था है मूलावस्था, दूसरी उत्तरावस्था, तीसरी उत्तमावस्था। मूलावस्था साधारण गुण दोष तथा उसकी अवस्था। इसमें कह रहा है जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के साधारण गुण दोष अथवा उसकी अवस्था को बताते उसको हम कहते हैं मूलावस्था, यानी जो उसकी मूल अवस्था होती है उसको हम कहते हैं मूल अवस्था। अगर हम यहाँ एक बच्चे को खड़ा करते और कहते हैं कि इस बच्चे की लिखावट बहुत सुंदर है, तो क्या कह रहे हैं, हम उस बच्चे की लिखावट के बारे में बात कर रहे हैं, यानी केवल उस बच्चे की बात कर रहे हैं, यानी उसकी मूल अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसकी मूल अवस्था क्या हो जाएगा, उसका सुंदर लिखना। तो वह सुंदर क्या है, उसकी मूल अवस्था है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, उसका सुंदर, उसका क्या गुण होगा, सुंदर, तो यह उसका मूल अवस्था होगी। और जब हम कहते हैं कि यह बच्चा उस बच्चे से सुंदर लिखता है तो वहाँ क्या हो जाती है, उसकी उत्तरावस्था। देखिए क्या है दूसरा, उत्तरावस्था। इसमें कहा जा रहा है 2 व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के गुण दोष अथवा अवस्था, यानी जहाँ 2 व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के गुण और दोष या फिर अवस्था के बारे में बताई जाती है, वहाँ हो जाता है हमारा उत्तरावस्था। जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण दिया, यहाँ एक बच्चा खड़ा है, पहले तो हमने केवल उसकी बात की कि वह कैसा लिखता है, फिर हमने क्या बात की, दूसरे बच्चे से तुलना कर दी, यानी कहा कि इस बच्चे की लिखावट उससे ज़्यादा सुंदर है, तो यहाँ क्या हो गया, दूसरे बच्चे से तुलना हो गई, तो यहाँ क्या हो गया, उसकी उत्तरावस्था हो गई। तो यहाँ देखिए उत्तरावस्था जब हम लिखते हैं तो उसमें क्या लग जाता है अंत में, तर। देखिए सुंदरतर, अधिकतर, उत्तमतर, और ये सब क्या मूलावस्था है, यानी अच्छा, अधिक, उत्तम, सुंदर, इसके क्या हो जाएंगे, मूलावस्था है। और जब तर लग जाता है तो क्या हो जाता है हमारा, उसका उत्तरावस्था। इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा जो मूलावस्था है केवल उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताएगा जिस वस्तु या व्यक्ति की बात की जा रही है, यानी उसकी मूल अवस्था को। लेकिन उत्तरावस्था में दूसरे व्यक्ति से या वस्तु से तुलना की जाएगी। अब देखते हैं हम तीसरी अवस्था, उत्तमावस्था। इसको हम श्रेष्ठ अवस्था कहते हैं क्योंकि इसके बाद कोई भी अवस्था नहीं होती है। किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष या अवस्था की तुलना सबसे की जाती है। इसमें क्या कह रहा है, सबसे, यानी जो भी व्यक्ति या वस्तु है उसकी तुलना
सभी से की जाती है, किसी एक, दो या तीन से नहीं, सबसे की जाती है। अगर यहाँ हम कहते हैं कि यह बच्चा सबसे क्लास में सभी बच्चों से सुंदर लिखता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, उसकी उत्तमावस्था हो जाएगी, यानी उसकी सबसे अच्छी अवस्था हो जाएगी। यानी यहाँ क्या हो जाएगा, सुंदरतम। देखिए, जब भी हम उत्तमावस्था को लिखते हैं तो उसके लास्ट में हम तम लगा देते हैं। शब्द में हमारे तम लग जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि यह उत्तमावस्था है। तर लग जाएगा तो यह उत्तरावस्था है, यह हमें पता चलता है। अगर आपको कहा जाए, पूछा जाए कि यहाँ आपको प्रश्न किया जाए कि यह आम जो है यह फलों का राजा है, तो यह इसमें कौन सी अवस्था है, यहाँ ना तर लगा है ना तम लगा है, तो आप कैसे बताएंगे? तो आप बताएंगे क्योंकि इसमें जो फल है, आम है, उसकी तुलना क्या की गई है, सबसे की गई है, यानी फलों का राजा है, तो सभी फल से तुलना की गई है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, उत्तमावस्था। तो इस प्रकार से इसकी तीनों अवस्थाएं पूरी होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जहाँ मूल अवस्था होती है मूलावस्था हो जाता है, जहाँ दो व्यक्तियों से तुलना होती है वहाँ उत्तरावस्था हो जाती है, जहाँ सबसे तुलना होती है वहाँ उत्तमावस्था हो जाती है। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर खत्म होता है। आप सभी इसके अभ्यास प्रश्न को खुद से करने की कोशिश करिएगा और प्रश्नोत्तर को आपको PDF के माध्यम से दिया जाएगा। धन्यवाद।